प्रिय विद्यार्थियों, हम प्राचीन भारत के स्रोतों के अंतर्गत विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रथम वीडियो में हम यूनान और रोम से आए लेखकों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम चीन के लेखकों तथा अरब के लेखकों के बारे में अध्ययन करेंगे। बात करते हैं चीन के लेखकों की। बौद्ध धर्म भारत से चीन पहुंचा था और बौद्ध धर्म के अध्ययन और बौद्ध तीर्थों की यात्रा के उद्देश्य से चीनी यात्रियों ने भारत आना आरंभ किया। कुछ चीनियों ने चीन में रहते हुए ही जो भारत के बारे में सुना उसके बारे में लिखा, लेकिन कुछ चीनी यात्री भारत आए और तत्पश्चात प्रत्यक्ष दर्शिता के साथ उन्होंने लिखा, जो बहुत ही प्रामाणिक विवरण के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो बात करते हैं हम चीनी यात्रियों की, चीनी लेखकों की, जिसमें सबसे पहले हैं शुमा चीन। इन्हें चीनी इतिहास का जनक माना जाता है और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे इनके ग्रंथ में हमें भारत के कुछ उल्लेख भी मिलते हैं। दूसरा यात्री है फायान, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया और 309 से लेकर 414 ईस्वी तक यानी 15 वर्ष वो भारत में रहा। इसने अपना अधिकांश समय बौद्ध विहारों और केंद्रों में बिताया। बौद्ध धर्म की तत्कालीन स्थिति क्या थी, भारत का सामाजिक जीवन क्या था, पाटलिपुत्र किस तरीके का था, इसके बारे में, तथा बौद्ध धर्म में जो पूर्व शासक जैसे विशेषतः अशोक के बारे में उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, इन सब की जानकारी वो देता है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही उदासीन व्यक्ति था। इतना उदासीन था कि इसने 15 वर्ष तक रहने के बाद, ये तो भारत में रहा था, स्वयं पाटलिपुत्र में, जहां केंद्र था पाटलिपुत्र, जहां शासक रह रहे थे, वहां 3 वर्ष रहा। लेकिन उसके बाद भी उसने उस शासक का नाम अपने ग्रंथ में नहीं लिखा है जो उस समय शासन कर रहा था। उसके जो ग्रंथ का नाम है वो फू फोकी हमें ग्रंथ मिलता है। इसके बाद आता है सुंग युन, जो 518 ईस्वी में भारत आया, 3 वर्ष भारत में रहा तथा यहां से 170 बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्र करके लेके गया। भारत संबंधी सूचनाएं हमें इसके ग्रंथ से प्राप्त होती हैं। इसके बाद आता है हेनसांग, जो 629 से 645 ईस्वी तक यानी 16 वर्ष भारत में रहा, जिसमें सबसे अधिक जिन जगहों पे रहा वो है कन्नौज और नालंदा। इसने भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं। ये इन 16 वर्षों में जितने बौद्ध तीर्थ स्थल थे, मठ थे, विहार थे, विश्वविद्यालय थे, विभिन्न राजाओं की सभाएं थीं, उन सब में घूमता रहा और इसने भारत के धर्म, समाज और राजनीति, इन सब पर बहुत ही ज्यादा उल्लेख किया है इनका और बहुत ही ज्यादा विस्तृत विवरण हमें इसके ग्रंथ में मिलता है। जहां हम फायान से तुलना करें तो फायान तो राजनीतिक रूप से बिल्कुल उदासीन था, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हेनसांग जिस जिस जगह पर रहता है, जिस जिस राजा के शासन के अंतर्गत रहता है, उस राजा की क्या खूबियां हैं, किस कारण वो लोकप्रिय है, क्या उसकी चर्चाएं हैं, इन सब के बारे में भी वो लिखता है और बहुत ही डिटेल विवरण हमें हेनसांग के ग्रंथ में मिलता है, जिसका नाम है सी यू की। इसके बाद बात करते हैं हम हुइली की। हुइली हेनसांग का मित्र था और इसने हेनसांग की जीवनी लिखी है, जिसके द्वारा हमें हेनसांग ने जो भारत की यात्रा की थी उसका विवरण मिलता है और हेनसांग के ग्रंथ में जो सूचनाएं हैं उनके अतिरिक्त भी कुछ सूचनाएं हमें हुइली के ग्रंथ के अंदर प्राप्त होती हैं। फिर अगला चीनी यात्री रहा
इत्सिंग। ये 671 से 695 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने मुख्यतः अपने ग्रंथ में बौद्ध धर्म के बारे में लिखा है। इसकी जो पुस्तक है अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में बौद्ध धर्म और बौद्ध संघों के बारे में जानकारी प्रदान की है। इसके बाद मातवालिन, इन्होंने जो हर्ष ने पूर्व की ओर अपना अभियान किया था, पूर्वी भारत की ओर, उसकी जानकारी हमें मातवालिन के ग्रंथ से प्राप्त होती है। चाओ जुकुआ, ये भी एक चीनी लेखक हैं जिनके विवरण में हमें चोल काल की जानकारी प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त एक तिब्बती लेखक हैं जिन्होंने 12वीं सदी में ग्रंथ लिखे थे, कंग्यूर और तंग्यूर, और इन लेखक का नाम है तारानाथ, जिन्होंने भारत के संबंध में जानकारी प्रदान तो की है, लेकिन वो कुछ अतिरंजना से, अतिशयोक्तियों से भरी हुई है। इसके चीनी लेखकों के बाद आते हैं अरब के लेखक। अरब के लेखकों में हमें बहुत सारे नाम मिलते हैं और इन लेखकों का आगमन भारत में आरंभ होता है 8वीं शताब्दी ईस्वी से। यहाँ पर अरबी यात्री, व्यापारी, लेखक और ये सब आते हैं और अधिकांशतः इन्होंने भारत के जो पश्चिमी भाग है उसी की अवस्था के बारे में ज्यादातर इन्होंने लिखा है, क्योंकि वहीं से इन लोगों का आगमन हो रहा था। तो पश्चिमी भारत की जानकारी हमें ये अरबी लेखक प्रदान करते हैं। ऐसा पहला लेखक जो है वो है सुलेमान, जो 851 ईस्वी में यहाँ आए और इनकी पुस्तक है सिलसिला ए तवारीख, जिसमें इन्होंने प्रतिहार शासकों का विवरण दिया है। फिर है अल बिलादुरी, जो 9वीं शताब्दी के लेखक हैं। इनकी पुस्तक है फुतूह अल बुलदान, जिसमें इन्होंने अरब के प्रांतपाल और जुनैद, उनके आक्रमणों का उल्लेख किया है और भारत का जो गुर्जर क्षेत्र है, जो राजस्थान गुजरात का एरिया है, गुर्जर क्षेत्र का उल्लेख किया है। फिर अल मसूदी, जो 941 से 943 ईस्वी के अंतर्गत आए। इन्होंने अपनी पुस्तक मुरुजुल जहाब में राष्ट्रकूट राजाओं का उल्लेख किया है। इसके बाद अरब के जो प्रसिद्ध लेखक जो हमारे काल से संबंधित हैं वो हैं अल बरूनी, जो 11वीं सदी में भारत आए। ये सबसे महत्वपूर्ण लेखक हैं और महमूद गजनवी के साथ भारत में आए थे। इनकी पुस्तक है तहकीके हिंद, जिसमें इन्होंने भारत की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक अवस्था के ऊपर काफी कुछ लिखा है और ये बताते हैं कि भारतीय भूगोल, ज्योतिष, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, यहाँ का दर्शन, यहाँ के रीति रिवाज, इन सब के बारे में बड़ी ही उपयोगी जानकारियां जो हैं वो हमें प्रदान करते हैं। भारतीयों को बहुत बौद्धिक उपलब्धि वाला मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ अल बरूनी कुछ दोषों का भी उल्लेख करते हैं। जैसे वो ये कहते हैं कि यदि भारतीयों से कोई बात पूछो तो वो बहुत सारी कहानियां कहना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, तब जाके वो जानकारी प्रदान करते हैं। इस तरीके की बात भी अल बरूनी जो है वो कहते हैं, लेकिन भारत की बौद्धिक उपलब्धियों की प्रशंसा भी साथ साथ करते हैं। इसके बाद हसन निजामी आते हैं, जिनकी पुस्तक ताजुल मासर में जो चहमान राजा थे पृथ्वीराज तृतीय, उनके शासन के अंतिम वर्षों का विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद 12वीं सदी के बाद आने वाले कुछ लेखक ऐसे थे जिन्होंने अपनी पुस्तकों में 12वीं सदी पूर्व की जो जानकारियां हैं वो उसमें लिखी हैं, तो वो भी हमारे लिए कुछ उपयोगी दिखाई देती हैं। जैसे मिनहाजुद्दीन जो हैं, उनकी तबकाते नासरी है, फरिश्ता की तारीख फरिश्ता है, मोहम्मद उफी की जमी उल हिकायत है। इन सब पुस्तकों में हमें 12वीं सदी से पूर्व, यानी जो हमारे सिलेबस का पीरियड है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है।
लेकिन अब बात आती है सबसे पहले तो ये कि विदेशी विवरणों का प्रयोग हमें क्यों करना चाहिए। वास्तव में जब हम अपने देश का इतिहास लिखते हैं तो अपने देश के स्रोतों का प्रयोग तो करते ही हैं, क्योंकि उसमें हमारे अपने देश के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो सब लिखी हुई होंगी। लेकिन किसी विदेशी प्रेक्षक की नजर में, उनकी दृष्टि में हमारा देश कैसा है, हमारे समाज की क्या अवस्था है, हमारी राजनीति के बारे में वो क्या सोचता है, ये सब जानकारी भी यदि हमें प्राप्त हो तो हम अपने राष्ट्रीय स्रोतों और विदेशी प्रेक्षकों के जो स्रोत हैं उनकी आपस में तुलना कर सकते हैं और अपने इतिहास को वस्तुनिष्ठ बना सकते हैं। लेकिन ये जो विदेशी विवरण हैं, क्या इनका प्रयोग ज्यों का त्यों कर लेना चाहिए? यानी जैसा उस लेखक ने लिखा है, क्या उसे संपूर्णतः सच मान लेना चाहिए? क्योंकि विदेशी लेखकों के लेखन में भी कुछ सावधानियां रखने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये होती है कि विदेशी लेखक क्योंकि हमारे देश की भाषा का जानकार नहीं है, इसीलिए उसे हमारी भाषा को समझने में कठिनाई हो सकती है और हो सकता है कि वो इस कठिनाई की वजह से कुछ गलत लिख दे। जैसे न्याकस कहता है, भारतीयों में लेखन कला का अभाव है। लेखन कला का अभाव है और आप जानते हैं कि सिकंदर के साथ आया था नियारकस। यदि लेखन कला का अभाव होता तो अशोक, कौटिल्य और उससे पूर्व भी हम देखते हैं बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो भारत में लिखे गए हैं। तो लेखन कला का अभाव होता तो ऐसा कैसे हो पाता? तो हो सकता है कि उससे कुछ भूल हो गई हो। दूसरी चीज, पर्याप्त जानकारी का अभाव। जैसी मैगस्थनीज लिखता है कि भारत का जो समाज है वो 7 वर्गों में बटा हुआ है। लेखक लिखते हैं यहाँ पे दास प्रथा नहीं है, क्योंकि उन्हें यहाँ की पर्याप्त जानकारी नहीं होती, इसलिए इस प्रकार की त्रुटिवश कुछ भूल जो है वो कर जाते हैं। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो विदेशी लेखक है, यदि यहाँ आकर वो किसी राजा का अतिथि बन गया है तो भी जो जनता है संभवतः उसे सही जानकारी ना दे। जैसा हम देखते हैं संभवतः मेगास्थनीज के साथ हुआ हो, या हेनसांग चूंकि हर्ष का मेहमान था, हर्ष का अतिथि था, इसलिए संभव है कि किसी ने भी आकर और हेनसांग के साथ शास्त्रार्थ न कहा किया हो और उसे लगा हो कि वो इतना विद्वान है कि उसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए कोई आया ही नहीं। तो जो लेखक है, यदि वो राज अतिथि रहा है तो भी संभव है कि वो सही जानकारी प्राप्त न कर पाया हो। एक और विदेशी लेखकों के लेखन के अंदर जो सावधानी है वो हमें इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि उस विदेशी लेखक का जो दुभाषिया था, यानी भारतीय भाषा को जो अनुदित करके उसे बता रहा था और वो जो पूछ रहा था उसे अनुदित कर कर यहाँ की जनता से पूछ रहा था, वो दुभाषिया सही तरीके से अनुवाद करने में सक्षम था या नहीं था। इस बात पर भी यह निर्भर करता है कि उस विदेशी लेखक के द्वारा जो जानकारी दी गई वो कितनी प्रामाणिक हो सकती है या नहीं हो सकती है। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात ये आती है, जातीय अहंकार। जो विदेशी अपने देश से यहाँ भारत में आए, उनमें अपनी जाति, अपने देश के प्रति जो अहंकार था, वो अहंकार उनके लेखन में दिखाई देता है और अपने देश को भारत से ज्यादा ऊपर, ज्यादा अच्छा बताने की फेर में संभव है कि उन्होंने भारत की सही जानकारी प्रस्तुत न की हो या अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर दी हो। इसीलिए विदेशी प्रेक्षकों द्वारा जो कुछ लिखा गया है उसका भी हमें सावधानी से परीक्षण करना चाहिए और उसके उपरांत ही इतिहास लिखने में उनका प्रयोग करना चाहिए।